Hello friends, I am Aditi and welcome back to my channel Aditi GS Center. And today we will going to learn about our special topic, that is Indian Constitution and Articles, यानी भारतीय संविधान और अनुच्छेद. The Indian Constitution has altogether 395 articles in 22 parts and 8 schedule. तो भारतीय संविधान के पास कुल 395 अनुच्छेद है, 25 भागों में और 8 अनुसूचियां है. हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है जो सबको एक साथ जोड़कर रखे, वो भारत का संविधान है. So in the previous chapter we have studied about the introduction to the constitution, preamble to the constitution, then we have studied about fundamental rights part 1 and fundamental rights part 2. So now we will begin with our Indian constitution. The legal document and the Indian constitution is the supreme law of India. It explains the various players who are in the authority in the country, their power and the limits of their power. It also defines our fundamental rights and the duties of citizens. Our constitution has altogether 395 articles in 22 parts and 8 schedule. Part 1 of the constitution is titled as the Union and its territory, and this part came under the articles from 1 to 4. And now we will going to learn about these articles in great detail. तो जो कानूनी दस्तावेज और भारतीय संविधान, ये सबसे सर्वोच्चम कानून है हमारे भारत में. यह हमको समझाता है कि कई सारे कलाकार के अपने देशों में क्या अधिकार है और उनकी क्या शक्तियाँ हैं और उनकी शक्तियों की कितनी सीमाएं हैं. और हमारा संविधान हमारे मौलिक अधिकार और हमारे जो नागरिक है उनके कर्तव्य को भी परिभाषित करता है. और हमारे संविधान के पास कुल 395 अनुच्छेद है 25 भागों में और 8 अनुसूचियां है. और 25 भागों में से जो पहला भाग है हमारे संविधान का, उसे क्या नाम दिया गया है? यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, यानी संघ और उसके क्षेत्र. और ये जो भाग होते हैं ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में आते हैं. तो अभी हम हर एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे. इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द 1 and 2 आर्टिकल. तो ये वीडियो में हम 1 और 2 अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे. इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल लर्न अबाउट 3rd and 4th आर्टिकल. सो लेट्स बिगिन विथ आवर आर्टिकल first. Article 1 describes India as the Union of States. The great Dr. Babasaheb Ambedkar ji had said that Indian Federation was union and it was indissoluble and no state has the right to separate from the Indian Union. And our country is one integral unit beside the fact that it consists of the different states for the convenience of administration. तो हमारे भारत का संविधान जो मतलब हमारा जो आर्टिकल 1 है, यानी जो अनुच्छेद पहला है, वो क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है. और सबसे महान व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि भारतीय महासंघ ये एक यूनियन है, ये एक संघ है, क्योंकि ये अघुलनशील है और किसी भी राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वो भारतीय संघ से यानी इंडियन यूनियन से अलग हो. और हमारा देश ये एक अविभाज्य घटक है. तथ्य यह है कि इसमें अलग अलग राज्य शामिल है प्रशासन सुविधा के लिए. एंड द फ्रेजेस यूनियन of India and territory of India is to be differentiated. The Union of India includes only the states enjoying the status of being the members of the federal system and sharing their powers with the Union. तो जो वाक्यांशों है भारत का संघ और भारत के क्षेत्र, ये विभेदित है. भारत के जो मतलब भारत संघ के केवल संघीय प्रणाली के सदस्य होने और संघ के साथ अपनी शक्तियों को साझा करने की स्थिति का आनंद लेने वाले राज्य भी इसमें शामिल है. And the territory of India not includes just the state but also the union territories and such other territories may acquired by India in the future. And the first schedule of the constitution is specified state and territories both. तो जो भारत के क्षेत्र में सिर्फ राज्य ही नहीं शामिल होते बल्कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश जो कि भारत द्वारा भविष्य में अधिग्रहित किए गए जा सकते हैं. और हमारे संविधान की पहली अनुसूची में क्या लिखा गया है, क्या निर्दिष्ट किया गया है? राज्यों और प्रदेशों इन दोनों का निर्दिष्ट किया गया है. सो आवर कंट्री इंडिया इज द यूनियन. तो हमारा भारत देश एक यूनियन है. 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर: कन्फेडरल, फेडरल एंड यूनियन.
तो 3 प्रकार की चीज़ें होती है। पहला होता है कन्फेडरल यानी हिंदी में परिसंघ, दूसरा होता है फेडरल यानी हिंदी में संघ, और तीसरा होता है यूनियन यानी हिंदी में इसे भी संघ ही कहा जाता है। सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट द कन्फेडरल यानी परिसंघ। कन्फेडरल मीन्स स्मॉल स्टेट्स यूनाइट टुगेदर एंड गिव their small power to the central government and form one country, and by the confederal country any state in it can get easily separated। तो परिसंघ यानी कन्फेडरल का मतलब क्या है कि छोटे छोटे राज्य एकजुट होकर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है, और अगर कौन सा कन्फेडरल देश होता है तो उससे कौन सा भी राज्य आसानी से अलग हो सकता है। देन सेकेंड वन इज द फेडरल मीन्स संघ। स्टेट्स यूनाइट टुगेदर एंड फॉर्म वन country and each state give their little power to their country and their country can use their power in any way, and by the federal country any state can get separate by breaking the agreement। तो जो राज्य होते हैं वो एकजुट होकर एक देश का निर्माण करते हैं, और हर एक जो राज्य होता है वो अपनी थोड़ी शक्तियाँ अपने देश को दे देती है, और उनकी जो देश होती है वो किसी भी प्रकार से उनकी जो शक्तियाँ है उसका इस्तेमाल कर सकती है। और एक अगर फेडरल देश होता है तो उसमें के जो राज्य है वो उससे आसानी से अलग हो सकते हैं समझौता तोड़कर। देन थर्ड वन टाइप इज द यूनियन। तीसरा वाला क्या है? यूनियन मीन्स संघ। आवर कंट्री इंडिया इज द यूनियन एंड बाय द यूनियन कंट्री एनी स्टेट कैन नॉट बी गेट सेपरेट। तो हमारा भारत देश ये एक यूनियन है और एक संघ है, और अगर एक यूनियन देश होता है तो इससे कौन सा भी राज्य अलग नहीं हो सकता। इफ वी विल से अमेरिका, सो अमेरिका इज अ फेडरेशन कंट्री एंड इंडिया इज द यूनियन कंट्री। द अमेरिका इज फेडरेशन बिकॉज अमेरिकन स्टेट हैज डन द agreement, and by the agreement they had formed one country, and the states of the America will break even if the agreement is broken, and also the America is broken at many times। तो अगर हम अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका एक फेडरेशन देश है और भारत ये एक यूनियन देश है। तो अमेरिका फेडरेशन क्यों है? क्योंकि अमेरिका के जो राज्य है उन्होंने एक समझौता कर कर एक देश का निर्माण किया है। अगर ये समझौता टूट जाएगा तो अमेरिका के राज्य भी टूट जाएंगे, और अमेरिका कई बार टूटा भी है। देयर आर 50 states in America, and those 50 state constitution is different. The flag of those 50 state is also different, as well as the citizenship of those 50 state is also different, but the currency will be remain the same, and the American state can get separate by breaking the agreement। तो अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। तो उन 50 राज्यों का संविधान अलग है, उन 50 राज्यों का झंडा अलग है, उन 50 राज्यों की नागरिकताएं अलग है, लेकिन करेंसी एक ही रहेगी। और अमेरिका के जो राज्य है वो अमेरिका से अलग हो सकते हैं समझौता तोड़कर। Our constitution makers had noticed that if we will make India as a federation country, so in India there are many types of caste and religion, we speak many types of languages, and there are various types of traditions and customs in the caste and religion। So our constitution makers noticed that if we will make India as a federation country, in the future the states of the India may get separate, so therefore not by choosing the federation India had choose the union, but in the union is tell as संघ in Hindi and federation is also tell as संघ in Hindi। तो मतलब जो हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने ये गौर किया, ये देखा कि अगर हम भारत को एक फेडरेशन देश बनाएंगे तो हमारे भारत में कई सारे प्रकार की जातियाँ होती है, कई सारे प्रकार के धर्म होते हैं, और हमारे जो देश में हम कई सारे प्रकार की भाषा बोलते हैं, और उस जाति और धर्म में कई सारे प्रकार के परंपरा और नियम भी होते हैं। तो हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने ये गौर किया कि अगर हम भारत को एक फेडरेशन देश बनाएंगे तो आगे चलकर जो भारत के राज्य है वो भारत से अलग हो सकते हैं। इसीलिए भारत ने फेडरेशन को न चुनकर यूनियन को चुना, और यूनियन को भी हिंदी में संघ कहा जाता है और फेडरेशन को भी हिंदी में संघ कहा जाता है। तो अगर हमसे कोई सवाल पूछता है कि भारत राज्यों का क्या है, तो ऑप्शन डी पर लिखा होता है संघ, हमको उसे नहीं चुनने का है, बल्कि ऑप्शन बी पर लिखा होता है यूनियन, हमको उसे चुनने का है। क्योंकि जो यूनियन हमको ऑलरेडी दिया है तो यूनियन मतलब भारत राज्यों का एक यूनियन ही है, और हमको दूसरा संघ दिया है तो ये जो संघ होगा ये फेडरेशन
रीजन का होगा, तो इसीलिए हमको यूनियन को चुनना है। फॉर एग्जाम्पल दैट वी आर मेकिंग वन वॉल एंड वी हैव यूज्ड द ब्रिक बट वी डजंट यूज द सीमेंट बिटवीन them, so this wall be the two weakest wall. So therefore if we will assume the wall as a country and the brick as the state, so we can easily separate any brick from the wall. So like this, if there is a confederal country, any of the state from that confederal country can get easily separated and confederal is two weakest. तो जैसे कि उदाहरण के लिए हम एक दीवार बना रहे हैं और उस दीवार के लिए हमने क्या जो ईंटें हैं उसका प्रयोग किया है, लेकिन ईंटों के बीच में हमने सीमेंट का ही प्रयोग नहीं किया है, तो ये जो दीवार होगी ये सबसे कमज़ोर दीवार होगी। तो इसीलिए अगर कौन सा कन्फेडरल देश होता है तो इससे कौन सा भी राज्य आसानी से अलग हो सकता है और कन्फेडरल ये सबसे कमज़ोर होता है। बट बिटवीन दिस ब्रिक वी विल ऐड द सीमेंट बिटवीन दैम, सो दिस वॉल विल बी गेट लिटिल स्ट्रॉन्गर देन द कन्फेडरल, सो दिस मीन्स it will get little stronger than the confederal. But if we will hit the hammer on this wall, so this wall also be get easily means broken. So by the federal country, if the agreement of any state or country is broken, the state will also get separate. तो इसी ईंटों के बीच में अगर हम सीमेंट का प्रयोग करेंगे तो ये जो दीवार होगी कन्फेडरल से ज़्यादा बेहतर ताकतवर हो जाएगी। तो जो फेडरल होता है ये अगर हम इसे पर हथौड़े से ठोक ठाक करेंगे तो ये जो दीवार होगी ये आसानी से टूट जाएंगी। और एक जो अगर फेडरल देश होता है तो वो उसके जो राज्य होते हैं अगर उसका समझौता टूटा तो जो राज्य भी है वो अलग हो जाएंगे। And if on this wall, if we will do the plaster, so we cannot separate any of the brick from that wall. The brick is connected to each other and over them it has the plaster. So this wall be the true strongest wall and this is the union, and like that our country India is also union. But the Hindi of the federation and union will be same, that is the संघ। तो इसी दीवार के ऊपर अगर हम प्लास्टर कर दें तो इस दीवार में से हम ईंटों को अलग ही नहीं कर सकते और ये जो दीवार होगी ये सबसे ताकतवर दीवार होगी। ईंट से जुड़ी हुई है और उसके ऊपर क्या है, प्लास्टर है, तो ये जो दीवार होगी सबसे ताकतवर होगी और ये होता है यूनियन। वैसे ही हमारा भारत देश भी है यूनियन, लेकिन जो हिंदी रहेगी फेडरल और यूनियन की वो एक ही रहेगी जो है संघ। Firstly, there was an exception in India, but it is not now like the Jammu and Kashmir. The Jammu and Kashmir was in the India, but its constitution was different, its flag was different, as well as the citizenship of Jammu and Kashmir was also different. But now India is the union country, and any state of the India cannot be get separate. तो पहले भारत में एक एक्सेप्शन था, जैसे कि जम्मू और कश्मीर पहले भारत में था, लेकिन उनका अलग एक संविधान था, उनका अलग एक झंडा था, उनकी अलग एक नागरिकता थी। लेकिन भारत अभी एक यूनियन देश है और भारत में से कौन सा भी राज्य अलग नहीं होगा। सो आवर आर्टिकल फर्स्ट इज गेट कंप्लीटेड, यानी हमारा अनुच्छेद पहला खत्म हो चुका है। सो नाउ वी विल सी आवर आर्टिकल 2। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। अगर आप भी दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। सो नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर आर्टिकल 2। तो अभी हम हमारा आर्टिकल 2 शुरू करेंगे। द आर्टिकल 2 डील्स विद द इस्टेब्लिशमेंट और द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स एंड पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और क्रिएट द न्यू स्टेट्स बेस्ड ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। तो अनुच्छेद 2 जो है ये किससे संबंधित है, नए राज्यों का प्रवेश करना या नए राज्यों की स्थापना करनी, इससे अनुच्छेद 2 संबंधित है। और संसद द्वारा कानून ये संघ में प्रवेश कर सकती है या नए राज्यों का निर्माण कर सकती है नियम और शर्तों पर निर्भर होके। एंड द पार्लियामेंट कैन यूनाइट एनी फॉरेन स्टेट और एनी फॉरेन टेरिटोरी इनटू द इंडिया। First, the parliament gives the message to the president and then parliament does this work. तो जो संसद होती है ये किसी भी विदेशी राज्य या किसी भी विदेशी टुकड़ों को अगर अपने भारत में मिलना चाहता है तो संसद इसे मिला देती है और जो संसद पहले जो राष्ट्रपति है उनको ये सूचना दे देती है, बाद में संसद ये कार्य करती है। एंड द एक्वायर्ड टेरिटोरीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू द स्टेट एज पर द आर्टिकल 2। तो जो प्राप्त किए गए जो जमीन है उसे हम जो राज्य है उसमें परिवर्तित कर सकते हैं अनुच्छेद 2
के अनुसार. And the Jammu and Kashmir get converted into the Union territories in 2019 and the Ladakh was also converted. तो जम्मू और कश्मीर इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था 2019 में और लद्दाख को भी परिवर्तित किया गया था. So the China had attacked on the Tibet and the Sikkim was a special independent country which was situated near the India as well as also the Tibet. So the Sikkim thought that the China will also conquer us. So therefore the Sikkim unite into the India. तो चाइना जो था उसने तिब्बत पर हमला किया और चाइना ने तिब्बत को विजय किया था और सिक्किम मतलब भारत और तिब्बत के पास में ही था, लेकिन सिक्किम ये अलग देश था और सिक्किम को लगा कि जो चाइना है ये हमको भी विजय कर लेगा, तो इसीलिए सिक्किम ने भारत को से मिलने का सोच लिया था. द सिक्किम वॉज अ स्पेशल केस विच वॉज इंक्लूडेड एज कम्प्लीटली अ न्यू टाइप ऑफ स्टेटहुड अंडर द न्यू आर्टिकल 2A and the conditions mentioned in the 10th schedule of the constitution was called as the associate state. But this experiment failed and Sikkim was later added to the Indian Union by the Constitutional Amendment Act in 1975. तो सिक्किम ये एक विशेष मामला था जो कि पूर्णपने से एक नए राज्य के रूप में शामिल था एक नए अनुच्छेद के अंदर 2A और जो परिस्थितियां मतलब एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 2A और जो परिस्थितियां संविधान के 10वीं अनुसूची में लिखी गई है, तो जो सिक्किम है उसे एसोसिएट स्टेट यानी सहयोग राज्य कहा जाता था, यानी वो हमसे एक राज्य की तरह ही व्यवहार करेगा, सहयोग राज्य. लेकिन ये प्रयोग विफल रहा और सिक्किम को बाद में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संघ में लाया गया था 1975 में. एंड विद द 7th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1956, the concept of union territory is brought into administer in such areas which are very small in area or governed by the international agreements or politically not evolved for the local elected governance. And the representation of the seats in the states means Rajya Sabha shall be given in the schedule 4th of the constitution. The territorial waters and the exclusive economic zone shall also become a part of the territory of the states and the union territories in the absence of any listing of them separately in the schedule 1st and 4th of the constitution. And there is no separate representation in the parliament though people inhabit on these offshore areas for exploiting resources such as the fisheries, oil, gas, etc. तो संविधान के 7वें संशोधन के साथ 1956 में जो अवधारणा थी केंद्र शासित प्रदेश की, उसे ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन करने के लिए लाया जाता था जो क्षेत्र में बहुत छोटे हैं या अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संचालित हैं या स्थानीय रूप से चुने गए शासन के लिए राजनीतिक रूप से विकसित नहीं होते हैं. और जो प्रतिनिधित्व होता है स्टेट्स में यानी राज्यों में सीटों का यानी मतलब राज्यसभा में, उसे संविधान के 4थे अनुसूची में दिया गया है. और जो प्रादेशिक जल और विशेष आर्थिक क्षेत्र ये भी राज्य के प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश के भी भाग होते हैं. क्या मतलब संविधान के अनुसूची 1 और 4 में इसे किसी भी सूची की अनुपस्थिति में. और जो रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसा कौन सा भी अलग प्रतिनिधित्व नहीं है संसद में, जो कि हालांकि लोग ऐसे मतलब अपतटीय क्षेत्रों पर अपना निवास करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको मतलब फिशरीज यानी मछली पकड़ना, ऑयल और गैस ऐसे संसाधनों का शोषण करने के लिए. एंड द टेरिटोरियल वाटर्स, कंटिनेंटल शेल्फ एंड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स and the maritime zones etc. was in 1976. 1976 was enacted by the Indian government to notify the sovereign rights on these areas for dealing with the other countries. However, these maritime zones are also the part of the state as they are not listed separately. As they are not listed separately in the schedule 1st of the constitution and union government, and the union of state has the control over these territories. तो जो territorial waters यानी प्रादेशिक जल और महाद्वीपीय शेल्फ और जो मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्रीय क्षेत्र 1976
6 में इसे भारतीय सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था, क्या सूचित करने के लिए कि इस क्षेत्रों पर कौन से संप्रभु अधिकार है, जो कि क्योंकि उनको विदेशी राज्यों के साथ व्यवहार करना था। और ये जो मैरीटाइम जोन्स यानी समुद्री क्षेत्र, ये भी एक राज्य के भाग होते हैं, लेकिन जो मतलब केंद्रीय सरकार और भारतीय संविधान के पहले अनुसूची में वे अलग अलग सूचीबद्ध नहीं है। और इन क्षेत्रों पर जो यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ का भी नियंत्रण होता है। सो आवर आर्टिकल 2 इज ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड. Our article 2 is also gets completed, that is our article 2 is also gets completed. दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है जो सबको एक साथ जोड़कर रखे, वो भारत का संविधान है. So our article 2 is also get completed. In this video we have learned about article 1 and article 2. What does the article 1 say? India is the union of states. Article 1 of the constitution says that India, that is Bharat, shall be union of states and territories. And article 1 describes India as the union of states, and we have learned that the phrases union of India and territory of India is to be differentiated. We have learned about it, and our country is India is the union. We have learned about the three types are things, that is confederal, federal and union. We have learned about each of the topics, its meaning what is, and then we have seen that there are 50 states in America. The constitution of those 50 states is different, the flag of those 50 states is different, as well as the citizenship of those 50 states is also different. Then we have seen an example of the wall. So our first article was get completed. Then we have seen our second one article. Currently we have seen that the acquired territories can be converted into the state as per the article 2, and Jammu and Kashmir get converted into the union territories in 2019, and the Ladakh was also converted. We have seen that the Sikkim was a special case which was included as completely a new type of statehood under the new article 2A, and the conditions mentioned in the 10th schedule of the constitution was called as the associate state. Then we have seen that with the 7th amendment to the constitution in 1956, the concept of union territory is brought into administer in such areas which are very small in area or governed by the international agreements or politically not evolved for the locally elected governance. Then we have seen that the territorial waters and the continental shelf, exclusive economic zones and the other maritime zones, etc. 1976 was enacted by the Indian government to notify the sovereign rights on this area for dealing with the other countries. So for this part is get completed. In it we have learned about article 1 and article 2. In the next video we shall learn about our article 3 and article 4. Jai Hind.